together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM presenting Adabnama। दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़। रेडियो मानो के इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अदीबों, शायरों और राइटर्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों को लिखने वाले, मिज़ाहिया लिखने वाले, स्क्रीन प्ले राइटर्स, तमाम लोगों से आपको रूबरू कराते हैं। चुनांचे आज के एपिसोड में हम उर्दू के माहिर मुसन्निफ़, अफ़साना निगार, स्क्रीन प्ले राइटर और न जाने क्या क्या एक हस्ती से आपको रूबरू कराने वाले हैं, जिसका नाम है जनाब अनवर मिर्ज़ा साहब। अनवर मिर्ज़ा साहब, आपका हमारे इस स्टूडियो में खैर मकदम है, वेलकम है। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूं और एक इस प्रोग्राम के बारे में मुख्तसरन आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम में हम लोग आज एक उनसे तो बात करने का मुझे बहुत जी चाह रहा है, चूँकि वो एक हमाजहत शख्सियत है, वर्सटाइल पर्सनालिटी है। उनसे बहुत सारी चीज़ें उनके बातचीत करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम की नौयत कुछ इस तरह से है कि उनका एक अफसाना है जो बहुत ही बेहतरीन अफसाना, कुछ बोलोगे नहीं, ये अफसाने से ही लग रहा है कि अफसाना बहुत ही अलग तरह का होगा। और उसके अलावा उसके बाद अफसाना उनसे सुनने के बाद हम लोग उनसे उनके फ़न के बारे में, चूँकि एक बेहतरीन अफसाना निगार है, उनके फ़न के बारे में और ख़ुसूसी तौर पर उनका एक तारुफ जो आपके सामने मैं कराना चाह रहा हूँ, वो ये कि वो एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर हैं। तकरीबन 500 से ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो शायद मजाका नहीं होगा, एपिसोड उनके मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर टेलीकास्ट हो चुके हैं, जिनमें अलिफ लैला 151 एपिसोड सब टीवी पर टेलीकास्ट हो चुका है बहैसियत स्क्रिप्ट राइटर। और अलादीन जो जी टीवी पर टेलीकास्ट हो चुका है, इसके बहुत सारे एपिसोड हैं, 151 एपिसोड इसमें भी है। और बहुत सारी एनिमेटेड वेब सीरीज़ हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप चाहें तो गूगल करके उनका बायोडाटा देख सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो सर, आप अपना अफसाना हमारे सामाइन को और हमारे क़ारिन के सामने पेश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और मैं आपका और मानव रेडियो का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ, नहीं, ये हमारी खुशबख्ती है कि आप तशरीफ़ लाएँ, मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। और इत्तेफाक से मेरे अफसाने का उन्वान है कुछ बोलोगे नहीं। तो ये बिल्कुल तजस्सुस भरा है ये।
अफसाना ये इस तरह शुरू होता है कि सुबह सुबह आँख खुलती तो बस इसी फिक्र के साथ कि 11 बजे से पहले ऑफिस पहुंचना है। जी। यानी वक्त के मुकाबले इंसान की वही दौड़ जो सदियों से चली आ रही है। जिंदगी की सड़क पर वक्त हमेशा आगे भागता नजर आता है और इंसान तो बस पीछे से लपकता हुआ आकर वक्त के साथ भागने की कोशिश करता है। जी। मैं भी इसी कोशिश में सुबह बिस्तर से निकलता, आंखों के फ्रेम में पहली तस्वीर फेड इन होती बीवी की। डरते डरते उसके चेहरे पर जूम इन करता, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता कि आज ऑफिस जा सकता हूँ या नहीं, ये नहीं। या उसे डॉक्टर के पास ले जाने की नौबत आएगी। फेस रीडिंग के मेरे हुनर से बीवी वाकिफ थी, मेरे डर से अनजान भी नहीं थी। मुस्कुरा पड़ती, जैसे जताना चाहती हो कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। दरअसल फेस रीडिंग में वो मुझसे ज़्यादा माहिर थी। ओह। मैं अपनी होशियारी में रहता था और वो अपनी कलाकारी में। मगर यह खुद फरेबी अब मेरी ज़रूरत बन चुकी थी। मैं बज़ाहिर मुतमईन होकर कंप्यूटर ऑन कर देता, वो समझ जाती कि अब ऑफिस के लिए निकलने से पहले मैं उससे कोई बात नहीं करूँगा। मेरे फ्रेश होने तक चाय आ जाती। वो नहीं जानती थी कि मैं चाय और ब्रेड बटर के जायके से भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उसकी तबीयत कितनी अच्छी या कितनी ख़राब है। जी। चाय पीते हुए मैं ऑनलाइन अंग्रेज़ी अखबार पढ़ लेता, वो भी खामोशी से चाय पीते हुए मेरा चेहरा पढ़ती रहती, जैसे अंग्रेज़ी अखबार का उर्दू ट्रांसलेशन मेरे चेहरे पर लिखा हुआ नज़र आ रहा हो। जब मैं हर तरह से तैयार हो जाता तो वो फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल ला कर देती। मैं बोतल अपने शोल्डर बैग में रखता। ये वो लम्हा होता जब वो बहुत पुरुम्मीद होती कि शायद अब मैं उससे कुछ कहूँगा। पता नहीं क्या, शायद कुछ भी, बेमानी सा कोई जुमला, या शायद सिर्फ मेरी आवाज़। मैं कभी समझ नहीं सका कि आर्जी जुदाई के इन लम्हों में वो क्या सुनना चाहती थी। शायद कुछ बरसों से या शायद सदियों से। उसकी एक एक हरकत से ऐसा लगता जैसे खामोशी की ज़बान से पूछ रही हो, कुछ बोलोगे नहीं? और मैं बस इतना ही बोलता, आता हूँ ऑफिस जाकर। उस लम्हे की उसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ देती, मगर उसकी मुस्कुराहट कहती मैं इंतज़ार करूँगी। फिर महज चंद सेकंड्स के लिए हम ऐसे बगलगीर होते कि दरमियान में एक मोहतात फासला रहता। दरवाजे पर पहुंचकर मैं उसका चेहरा नज़रों के फ्रेम में एडजस्ट करता और बाहर निकल जाता। मगर उस दिन अखबार पढ़ने के बाद मैं जल्दी जल्दी एक स्क्रिप्ट फाइनल करने लगा ताकि कल तक अकाउंट में कुछ पैसे आ जाएं। इस दरमियान इंतज़ार करते करते वो पलंग पर दराज हुई और उसकी आँख लग गई। जब मैं ऑफिस जाने के लिए उठा तो उसे सोता देखकर तसब्जुब में पड़ गया। उसे जगाऊं या ना जगाऊं? जब तक वो सोती रहती तब तक बीमार नहीं लगती थी। एक बार तो जी में आया कि उसकी राहत में खलल ना डालूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि आँख खुलने पर मेरी गैर मौजूदगी से वो बहुत बहुत अफसरदा होगी। अच्छा। मैंने उसे जगाने के लिए बहुत आहिस्तगी से उसके शाने पर हाथ रखा। उसने फौरन ऐसे आंखें खोल दी जैसे इसी इंतज़ार में थी। उठने की कोशिश करने लगी। मैंने मना किया, वो मान गई।
मैंने उसका चेहरा अपनी आंखों में कंपोज किया और आता हूं कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑटो रिक्शा, ट्रेन और बस ने मुझे ऑफिस पहुंचाया। 2-4 नए गाने, ऑडियो, वीडियो, यूट्यूब, एडिटिंग, मिक्सिंग, अपलोडिंग, लंच टाइम। घर से उसका फोन आया, पूछने लगी क्या कंप्यूटर पर तुम्हारी कोई फिल्म डाउनलोड हो रही है? मैंने कहा नहीं, लेकिन डिश टीवी पर लाइव क्रिकेट रिकॉर्ड होगा। उसने चंद लम्हों इंतजार किया कि शायद मैं कोई और बात करूं, फिर आखिर खुद ही अच्छा कहकर फोन रख दिया। मैंने लंच टेबल से उठते हुए सोचा, कम से कम मुझे इतना तो पूछ ही लेना चाहिए था कि उसने भी खाना खा लिया या नहीं। 2 घंटे बाद फिर फोन आया, मगर ये फोन उसका नहीं था, उसके बारे में था। बच्चों ने मुझे फौरन घर आने के लिए कहा। पता नहीं बच्चों की आवाज में मैंने ऐसा कौन सा मंजर देख लिया कि किसी से कुछ कहे बिना ऑफिस से निकल गया। अच्छा। मैं फास्ट फॉरवर्ड में घर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन इस दौरान फिर बच्चों का फोन आया। अब मुझे घर नहीं, अस्पताल पहुंचना था। मुझे जल्दी थी, मगर ऑटो रिक्शा जैसे स्लो मोशन में अस्पताल की तरफ बढ़ रहा था। जहन में जिंदगी का फ्लैशबैक चलने लगा। वो आज पहली बार अस्पताल नहीं गई है। वो टीबी को शिकस्त दे चुकी है, अस्थमा को हैरत ज़दा कर चुकी है। आज भी वापस आ जाएगी। और आज मैं उससे पूछ ही लूँगा कि वो मुझसे क्या सुनना चाहती है, क्या कहना चाहती है। और अचानक फ्लैश कट में शादी की पहली सालगिरह की एक बात याद करके मुझे और ऑटो रिक्शा को एक साथ झटका लगा। मेरे अस्पताल पहुंचते ही बच्चे मुझसे लिपट कर रोने लगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं दिलासा देकर आगे बढ़ा। वो बेड पर उसी तरह लेटी थी जैसे आज सुबह घर पर। मैंने उसे जगाने के लिए बहुत आहिस्ते से उसके शाने पर हाथ रखा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। मैंने उसे आवाज दी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, उठो, देखो मैं आ गया हूं, चलो घर चलो। मुझे याद आ गया है कि तुम बरसों से क्या सुनना चाह रही हो। हाँ, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू। बच्चे दहाड़े मारकर रोते हुए फिर मुझसे लिपट गए। डॉक्टर ने भी वो एक लफ्ज कह दिया जिसके बाद हर उम्मीद दम तोड़ देती है। वो जा चुकी थी। मैंने उसका बेजान चेहरा गौर से देखा। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि चेहरे का नूर किसे कहते हैं। वो डायबिटीज की गिरफ्त में थी। खाली पेट के सबब स्ट्रोक आ गया था। एक स्ट्रोक मेरे जहन में भी बिजली की तरह कूदा। कम से कम मुझे इतना तो पूछ ही लेना चाहिए था कि उसने भी खाना खा लिया या नहीं। अगर पूछ लेता तो शायद मेरी नम आंखों में उसका भीगा हुआ चेहरा कंपोज हुआ। कुछ बोलोगे नहीं? कुछ बोलो। कदम शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बिल्कुल, ये आपने ऐसा अफसाना ऐसे पेश किया जैसे लगा कि हमारे नज़रों के सामने ये सारे मंज़र आ रहे हैं और हम उस मंज़र को अपनी नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन सर इससे पहले कि हम लोग आपसे फिर आपके अफसाना निगारी और आपके जो अफसाना निगारी अफसाने के मौज़ूआत हैं और फिर और जो दूसरे तमाम टॉपिक हैं उस पर गुफ्तगू करें, एक मुख्तसर सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जरूर इंशाअल्लाह। तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनवर मिर्ज़ा साहब से बेहतरीन और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो।
Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है. आदाब, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हशमत. अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे असरारुल हक मजाज की. खूब पहचान लो असरार हूँ मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूँ मैं. असरारुल हक मजाज उर्दू के तरक्की पसंद शोरा में अपने ज़माने के सबसे मशहूर व मकबूल शायर थे. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मी के ज़माने में ही मजाज लाखों तलबा, असातिज़ा और उर्दू के आशिकों के दिलों की धड़कन थे. असरारुल हक मजाज की पैदाइश 19 अक्टूबर 1911 में रुदौली में हुई. उन्होंने आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की. मजाज एक ज़हीन और सीमाबी कैफियत के इंसान थे, लेकिन उनका दिल तालीम में नहीं लगता था. बीए के बाद एमए में दाखिला लिया, लेकिन दरमियान में ही तालीम अधूरी छोड़कर मुलाजमत के लिए दिल्ली चले गए, जहां उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के रिसाले आवाज़ के लिए सब एडिटर की मुलाजमत मिल गई. दिल्ली में 1 साल तक उन्होंने मुलाजमत की. फिर मुलाजमत ख़त्म होने के बाद लखनऊ वापस चले गए. कुछ दिनों हफ्तेवार अखबार हिंदुस्तान में माविन की हैसियत से काम किया. सरदार जाफरी और सिब्त हसन के साथ मिलकर तरीक़ी पसंद माहनामा नया अदब जारी किया. ये उस दौर का बहुत बाअसर माहनामा था जो लखनऊ से जारी हुआ. उनके 2 शेरी मजमूए आहंग और शब्ताब यादगार हैं. उनकी सबसे मशहूर नज़्म आवारा है. ये नज़्म बड़े शहरों में रहने वाले एक ऐसे नौजवान की तमसील है जहाँ सिर्फ दौलत से सारी खुशियाँ हासिल की जा सकती हैं. शहर की रात और मैं नाशात वो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं. गैर की बस्ती है कब तक दरबदर मारा फिरूं. ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं. इसके अलावा नूरा और नज़र अलीगढ़ भी अपने अहद की मकबूल तरीन नज़में हैं. मजाज की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि उनकी शायरी तरक्की पसंद फ़िक्र की एक उम्दा मिसाल है. मजाज रूमानवी तबीयत के इनकलाबी शायर थे. तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था. मजाज को शिद्दत से शराब नोशी की आदत थी. मजाज ज़िंदगी में 3 मरतबा 1940, 1945 और 1952 में दिमागी दौरा का शिकार हुए और बिलाखिर 5 दिसंबर 1955 में सिर्फ 44 साल की उम्र में इंतकाल कर गए. आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है डॉक्टर हशमत के साथ. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. आदाब. आप सुन रहे थे अर्ज किया है. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में खैर मकदम है, वेलकम है. जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही बड़ी हस्ती जनाब अनवर मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, जो एक ऑथर हैं, एक ट्रांसलेटर हैं और एक स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं. ब्रेक में जाने से पहले उन्होंने आपको एक बेहतरीन अफसाना कुछ बोलोगे नहीं सुनाया और जिसको आप लोगों ने समाप्त किया. चूँकि आप एक
अलग तरह की हस्ती हैं, जिसमें आप एक ऑथर भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी तख्लीक के पीछे वो क्या फ़िक्री मुहर्रिकात हैं जो आपको अफ़साना लिखने पर मजबूर करते हैं? जी, ज़रूर। असल में मेरी हर कहानी के पीछे जो इंस्पिरेशन या मुहर्रिकात होते हैं वो रियल लाइफ से, अपनी हकीकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। अच्छा जी। मेरी हर कहानी का हकीकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर रहता है। जी। और ऐसा कह सकते हैं कि मेरी जो कहानियाँ हैं, अफसानचे हैं या शॉर्ट फिक्शन है, वो आधी हकीकत और आधा फसाना जैसा होता है। जी जी जी। उसमें कभी ऐसा होता है कि कहानी असली होती है, कैरेक्टर बदल जाते हैं। उसके कैरेक्टर रियल नहीं होते हैं, जी। उसकी सेटिंग रियल नहीं होती, बट वो कहानी जो है वो रियल होती है। और कई बार ऐसा होता है कि कैरेक्टर्स रियल होते हैं बट उनके साथ जो कहानी है जी जी जी। वो फिक्शन होती है। मतलब ये मेरी तकरीबन हर कहानी में मैं इसी को फॉलो करता हूँ, और कहानी पहले मैं उठाता हूँ रियल लाइफ से। रियल लाइफ से वही मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है कि भैया इसको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाया जा सकता है, क्योंकि अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी बात है तो एक राइटर, एक फिक्शन राइटर उसमें अपना मटेरियल ढूंढ ही लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसे कैसे पेश करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, तो मेरा ये तरीका है कि मैं उसमें 50-50 कर लेता हूँ कि वो रिपोर्ट भी ना लगे और बेजान कहानी भी ना लगे। वो उसके मिक्सचर से, इम्तिजाज से वो कहानी में बनाता है। वो तो आपने जैसे बताया कि आप अपनी कहानियों का जो मवाद है वो रियल लाइफ से लेते हैं जी। लेकिन रियल लाइफ में वो कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से इंसानी दुख और तकलीफ है, या वो इंसानी समाज या माशरे में वो कौन से मसाइल हैं जिन पर आपकी निगाह ज़्यादा जाती है? तो मैं ये इसकी वजाहत कर दूं कि मैं ज़्यादातर इंसानी रिश्तों की कहानी लिखता हूँ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी हर कहानी, मैं कोई बहुत बड़ा इशू ढूंढने नहीं जाता हूँ। जी, आप इंसानी रिश्तों की तलाश में हैं। और इंसानी रिश्तों को भी मैं ढूंढने नहीं जाता हूँ। मुझे जो मेरी लाइफ में मेरे सामने आता है, मेरी आंखों के सामने आता है, या मैंने देखा या एक्सपीरियंस किया, जी, वहाँ मुझे अपनी कहानी मिल जाती है। मैं कोई बहुत बड़े इशू को नहीं, आगे कोई मसीहा बनने के लिए कहानियां नहीं लिखता हूँ जी। और ज़्यादातर इसीलिए क्योंकि इंसानी रिश्तों में एक चीज़ होती है, जज्बात और इमोशंस। जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात। मेरी हर कहानी में आपको इमोशनल एंगल या जाविया ज़रूर मिलेगा। जी। क्योंकि जिस कहानी में इमोशन नहीं हो वो लिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे अपील ही नहीं करती और मुझे इंस्पायर भी नहीं करती है। जी। कि मैं बिला वजह कुछ लिखूं। नहीं, तो आपने बिल्कुल जो कहानी अभी आपने बताई, वो आप कहानी जब सुना रहे थे तो मुझे भी वो जज्बात सामने, नज़रों के सामने आ रहे थे कि एक लफ्ज़ में मेरे वो जज्बात, इंसानी रिश्ता उभर कर सामने आ रहा है कि आप किसी को विदा कर रहे हैं तो उनकी ज़ुबान से क्या आप बोलना चाह रहे हैं, क्या जज्बात उनके उभर रहे हैं। तो बहुत खूब, ये आपकी बिल्कुल सही बताया आपने। तो चलिए एक मुख्तसर सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर जो आपकी जो इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है और जो चीज़ें हैं फिल्मों और टेलीविज़न से रिलेटेड, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। जी ज़रूर। तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हम लोग अनवर मिर्ज़ा साहब से जो उनकी ज़िंदगी का जो बहुत ही दिलचस्प मोड़ है और दिलचस्प वाक़या है, उन तमाम चीज़ों पर उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू
एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। आज हम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में बात करेंगे एक ऐसे इंसानी सफ़र के बारे में जो तारीख के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिशन अपोलो 11 के बारे में, जो इंसान का चांद पर जाने का सबसे पहला कामयाब सफ़र था। इस मिशन का आगाज़ 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न 5 रॉकेट के लॉन्च के साथ हुआ, जिसने अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को चांद तक ले जाने का काम किया। दोस्तों, ये लम्हा 20वीं सदी के तारीख में बहुत अहम मोमेंट्स के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट अपोलो नासा का एक अहम तरीन प्रोग्राम था, जिसका मकसद चांद पर इंसान को लेकर जाना और ज़मीन पर वापस लेके आना था। 3 दिन तक सफ़र करने के बाद अपोलो 11 19 जुलाई को लूनार ऑर्बिट में दाखिल हो गया और 20 जुलाई 1969 को स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर उतरा। इस तरह इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा। कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान बने जिन्होंने चांद की सतह पर पहला कदम रखा। इस सफ़र में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ लूनार मॉड्यूल पायलट एडविन बज एल्ड्रिन और कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस भी शामिल थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर एक मशहूर स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, इंसान के लिए ये एक छोटा सा कदम है, बनी आदम के लिए एक बड़ी छलांग। That is one small step for a man, one giant leap for mankind, जिसे ज़मीन पर लाखों लोगों के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। इन खलाबाजों ने चांद की सतह पर लगभग 2 घंटे बिताए और चांद की मिट्टी, चट्टानों, पत्थरों के नमूने इकट्ठा किए, कई अहम तजर्बात किए, बहुत सारे फोटो और वीडियो लिए और कमरी मॉड्यूल पर वापस आने से पहले एक अमेरिकी परचम लगाया। चांद की सतह पर लगभग 21 घंटे गुजारने के बाद वो दोबारा ज़मीन के लिए रवाना हुए। धरती पर वापसी के सफ़र में तकरीबन 3 दिन लगे और 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 पैसिफिक ओशियन में बाहिफाजत गिरा और इस तरह इस तारीखी मिशन का इख्तिताम हुआ। अमले को यूएसएस हॉर्नेट नामी रिकवरी शिप ने साहिल तक पहुंचाया। दोस्तों, अपोलो 11 का कामयाब मिशन इंसानी तारीख में एक यादगार और खिलाई तहकीक में एक अहम लम्हा माना जाता है। आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त उबैद को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में खैर मकदम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बॉम्बे से तशरीफ़ लाए जनाब अनवर मिर्ज़ा साहब, जो एक बेहतरीन अफसाना निगार, बेहतरीन तर्जमा निगार और बेहतरीन स्क्रीन प्ले राइटर हैं, जिनकी टेलीविज़न दुनिया में एक धूम मची हुई है। तो चलिए जी आज इस शिक में और इस सेशन में आपसे हम लोग उन्हीं चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। जी। तो आप एक अफसाना निगार भी हैं, एक अफसानचा आपने बहुत सारे लिखे हैं और आपने स्क्रीन प्ले भी किया है।
तो दोनों में लिखते वक्त लिखने की जो टेक्निक है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? एक अफसाना लिखते वक्त आप किन चीज़ों को ख्याल में रखते हैं, और एक स्क्रीन प्ले लिखते हुए बहैसियत स्क्रिप्ट निगार आप किन चीज़ों को जहन में रखते हैं? तो देखिए इम्तियाज़ साहब, कि अगर उमूमी सतह पर इस बारे में बात की जाए तो ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब फ़न है। फन है, या जो आर्ट है, मतलब स्क्रीन प्ले राइटिंग एक बिल्कुल अलग चीज़ है, चीज़ है जी। और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। बट मेरे लिए, जहाँ तक मेरी बात है, मेरे लिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, जी क्योंकि मेरी जो कहानियाँ होती हैं वो भी एक तरह से स्क्रिप्ट ही होती हैं। जी जी जी, मैंने देखा अभी कल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपको। तो और आप देखेंगे, या हमारे जो सामईन या नाजरीन है वो देखेंगे, अगर कभी मेरी कहानियाँ पढ़ेंगे या इस अभी जो कहानी सुनी है, जी कि दूसरों की बनिस्बत मेरी कहानियों में मुकालमे या डायलॉग्स बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा होती। जी जी मैं मोस्टली अपनी कहानी मुकालमों के ज़रिए बयान करता हूँ। जी 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 बिल्कुल मैं खुश किस्म के बयानी है, और तफसीलात में मतलब बिल्कुल पढ़ने वालों को उलझाने के बजाय छोटे छोटे मुकालमों से अपनी कहानी को आगे बढ़ा लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि किरदार निगारी, वो जो किरदार मुकालमा बोल रहा है वो अपनी किरदार निगारी अब उसी में बता देता बता है देता है, कि बिल्कुल। वो क्या है, कौन है। तो यही काम स्क्रिप्ट करता है। बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ फ़र्क है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है वो अच्छा फिक्शन राइटर भी बन जाए, बिल्कुल। या अच्छा फिक्शन राइटर अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बन जाए। ये दोनों अलग काम है, और स्क्रिप्ट राइटिंग निस्बतन एक मुश्किल काम है। जी उसमें टेक्निकल चीज़ें काफ़ी होती हैं, मीडिया का ध्यान रखना पड़ता है। जी 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 और एक बेसिक फ़र्क ये है कि कहानी और स्क्रिप्ट में सीन के नंबर्स लिए होते हैं, आइयो, जी कि सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, और कहानी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान कर दी जाती है, जी और पढ़ने वाला खुद ही समझ लेता है। जी इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं। जी जी। और आप कुछ पूछना चाहें तो? जैसे आपका जैसे सीरियल, जैसे मैं अगर बोलना चाहूँ अलिफ लैला, जिसके 151 एपिसोड सब टीवी पर हुए, तो वो अलिफ लैला की कहानी आपने वो स्टोरी कहाँ से ली? स्टोरी मैं बताऊं कि वो सारी स्टोरीज अलिफ लैला का सिर्फ नाम है, क्योंकि अलिफ लैला में सिर्फ कहानियों के इशारे हैं, कहानी नहीं है। जी, जैसे जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये जो है अल्फ लैला व लैला, ये अरबी की बहुत बड़ी एक अफसानवी अफसाना है, जिसके बारे में, जिसके राइटर के बारे में अभी तक किसी को मालूम नहीं हुआ। ये मुअम्मा है, अभी तक किसी ने हल नहीं किया, अल्फ लैला व लैला। जी। और उसी तरह की जो ये पोकेमान की दुनिया और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई हैं, वो उसी से ही मुतासिर होकर आई है। अरबिक लैंग्वेज लोगों वालों का कहना है, लेकिन इंग्लिश वाले उसको कुछ और ही बोलते हैं कि ये पहले इंग्लिश में लिखा गया था या फ्रेंच में लिखा गया था। तो ये आपने कहाँ से लिया, या आपकी खुद की अपनी तख्लीक कहानियाँ हैं? ये सारी मेरी अपनी कहानियाँ हैं। जी जी। क्योंकि मेरा एक अफसाना है जो मैंने कल मानव यूनिवर्सिटी में सुनाया भी था। जी जी जी। जैसा कि मैंने अभी कहा भी था कि मेरी कहानियां आधी हकीकत आधा फसाना होती है, तो उसमें सिंदबाद का जिक्र है कि जी, सिंदबाद का जिक्र। चैनल वाले आते हैं और वो बोलते हैं सिंदबाद के 7 सफ़र तो हो गया, अब इसको 8वें सफ़र पे भेजो, जबकि अल्फ लैला में सिर्फ 7 वॉयजेस का जिक्र है। जी 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 जी। 8वां सफ़र तो है ही नहीं। जी। तो ये 8वां सफ़र, ये जो सब टीवी के एपिसोड थे वो सिंदबाद के लिए लिखे गए थे। वो सारे ओरिजिनल स्टोरीज क्रिएट की गई थी, वैसा कुछ अलिफ लैला में कहीं आए नहीं। सिर्फ एक कैरेक्टर वहाँ से ज़रूर है जी जी। जिसका नाम सिंदबाद है, जी। अदरवाइज वो सब क्रिएट करना पड़ा। जी, सब कुछ। और मैंने वो कहानी में बताया भी था। जी। उसके अलावा और दूसरा जो अलादीन, ये इसमें आपके जो कहानियाँ, आपकी जो
जो बहुत बड़ा टीवी चैनल है, जी टीवी पर पे आई। तो ये इसकी कहानियाँ फिर आपने कहाँ से ली, या अपने खुद की, आपकी खुद की तख्लीक की कहानी? ये भी सारी कहानियाँ मैंने खुद बनाई हैं। हाँ, इसके लिए मैंने अंग्रेजी फिल्मों और मतलब इंग्लिश के जो ओल्ड क्लासिक फैंटेसीज थे वहाँ से मैंने कुछ इंस्पिरेशन लिए, लेकिन कहानी सब खुद बनाई थी। और उस सीरियल के उसमें जितनी भी कहानियां थी सिर्फ मैंने कहानी लिखी थी, स्क्रीन प्ले डायलॉग मेरा नहीं था। उसमें बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व थी क्योंकि बहुत बड़ा शो था। वो एक आदमी के बस की बात नहीं थी। जी बिल्कुल, इतना बड़ा शो। तो मैं सिर्फ स्टोरीज प्रोवाइड कर रहा था। जी जी जी। और उसमें भी जो ऐसा हुआ था ना कि हाँ, ये सही है कि उसके जो स्टार्टिंग के 16 एपिसोड हैं, 16 एपिसोड हैं, जी जी उसकी कहानी मैंने नहीं लिखी है। जी जी। उसकी कहानी जो उनकी इनिशियल टीम थी उन्होंने लिखी थी। फिर उसको आपने मजीद बढ़ाया। और मैंने कल की कहानी में उसका जिक्र भी किया था कि भाई जब सब रास्ते बंद होते हैं तो मेरी याद मेरी याद आती है। जी जी जी। तो उन लोगों ने क्या ब्लंडर किया था, जो इनिशियल 16 एपिसोड थे, उन्होंने अलादीन की कहानी को एक ऐसे डेड एंड पे लाके छोड़ दिया था कि कहानी आगे बढ़ नहीं सकती। अब क्या होगा? क्या होगा? तो मुझे बुलाया गया था और फिर मैं उसमें जोड़ा और फिर ये कहानी चली। मैंने कहानियां बना के दी और फिर मैं आके तक उसमें रहा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने तो 151 एपिसोड तक वो सीरियल चला। तो चलिए ठीक है, ये तो आपने ये सारी चीज़ें आपसे तो बहुत मुझे लगता है कि हमारे नाजरीन को और हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और एक चीज़ जो आपके अंदर, आप एनिमेटेड स्टोरीज भी हैं जिसमें बहुत सारी, अकबर बिरबल की कहानियाँ, चिंटू बंटू, और उसके बाद सास बहू दामाद, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सारे एनिमेटेड स्टोरीज हैं इनको। तो एक तो ये एक तरफ आपने स्क्रीन प्ले लिखा, ये जो बिल्कुल अफसानवी एक तिलस्माती दुनिया है, फिर उसके बाद अचानक से आप बच्चों की दुनिया में आ जाते हैं। तो ये ट्रांजिशन आपने कैसे कर लिया आपने? ये ट्रांजिशन एकदम नेचुरल है क्योंकि मैं बच्चों के अदब से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बच्चों के अदब से कभी डिटैच नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। मैंने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है। बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, ट्रांसलेशन किए हैं। बच्चों की कहानियों का एक हिंदी की किताब से बहुत मशहूर 15 कहानियाँ उसमें बच्चों की मैंने ट्रांसलेट की थी, वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है किताब। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो मैं बच्चों से कहीं ना कहीं हमेशा जुड़ा रहा हूँ जी। और बच्चों का एक मशहूर रिसाला है गुल बूटे, उससे मैं उसके शुरुआती तौर से मतलब पहले शुमारे से आज तक मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। एक साल तक मैं गुल बूटे के हिंदी एडिशन का एडिटर रहा हूँ। वाह वाह। तो बच्चों की तरफ ट्रांजिशन की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, वो मेरे लिए नेचुरल था। बस ये कि आपने बस ये जो एक जो है मॉडर्न एज के साथ आपने उसको जोड़ दिया, वो एनिमेशन की दुनिया में आप चले। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया एनिमेटेड, उनका एनिमेशन स्टूडियो है। अच्छा अच्छा। वो मुझे जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे लिए कहानियाँ लिखो। जी। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, लिख देंगे। जी बहुत खूब सर, बहुत खूब जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन ज़र्रीन ख़यालात के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम में से एक होगा, इसलिए कि लोग जो है हमारे उर्दू फिक्शन से वाकिफ़ भी हुए, उर्दू के चाशनी भी सुनी, फिर उसके बाद उन्हीं उर्दू कहानियों को कहानी निगार ने एक टेलीविज़न की ग्लैमर दुनिया से कैसे उसको वाकिफ़ कराया, और वो भी तिलस्माती दुनिया से जी उसको वाकिफ़ कराया। इन तमाम शख्सियत से रूबरू थे। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम तो लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। यकीनन इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थे जनाब अनवर मिर्ज़ा साहब जो हमसे महवे गुफ्तगू थे। उन्होंने अपना एक अफसाना जो बहुत ही जज्बाती अफसाना था, कुछ बोलोगे नहीं, वो भी सुनाया, और उसके बाद उन्होंने हमसे बेहतरीन गुफ्तगू की, अपने अफसाने के फ़न के बारे में बातचीत की, अफसाने के ख़यालात, किन किन चीज़ों को कौन से मुहर्रिकात होते हैं जो उनको अफसाना लिखने पर मजबूर करते हैं। उसके अलावा उनके जो टॉप मौज़ूआत थे, मौज़ूआत के सिलसिले में उन्होंने कहा कि मैं इंसानी रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा उनसे हम लोगों ने ये भी जाना कि एक अफसाना निगार, एक स्क्रिप्ट राइटर कैसे दोनों में डिफ्रेंशिएट करता है और उनमें क्या क्या खूबियाँ होती है, और उसके बाद बच्चों की दुनिया को उन्होंने कैसे एक एनिमेशन की शक्ल दी है।
तो उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप अपनी राय मुझे radiomanu@manu.edu पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर इम्तियाज़ और हमारे आज के मेहमान अनवर मिर्ज़ा साहब को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे अदबनामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं।